जय हिंद। तो हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास, जो हम लोग चालू किया था। अभी तक 9 पार्ट तक कंप्लीट किए थे और हम लोगों ने पिछली क्लास में आपको स्वतंत्रता संग्राम के कारण के कुछ पॉइंटों को पढ़ा था, उसको हम खत्म किए थे। ठीक है, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास के जो 9 लेक्चर आपके डाले गए हैं वो जरूर, क्योंकि उसमें एक एक पॉइंट को समझाया गया है, एक एक चीज़ को बेहतर तरीके से बताया गया है और कैसे समझना है, इतिहास को कैसे क्या करना है उसके बारे में बताया गया है। तो बात करें स्वतंत्रता संग्राम के कारण के, तो हम लोगों ने लास्ट पॉइंट तक छोड़ा था। एक पॉइंट इसमें आगे आता है, हम लोगों ने सोचा था कि नेपोलियन के युद्ध और वियना कांग्रेस के बाद जो विरु के आक्रोश के विचारधारा था वो क्या हो गया था, दब गया था। लेकिन इसमें एक और पॉइंट आता है कि ये राष्ट्रवादी भावना में के विकास में धर्म का भी महत्वपूर्ण योगदान था। क्या था? राष्ट्रवादी भावना के विकास में राष्ट्रवादी भावना के विकास में धर्म का भी महत्वपूर्ण योगदान था। क्या था? महत्वपूर्ण योगदान था। किसका? राष्ट्रवादी भावना के उदय और विकास में आपका धर्म का क्या था? एक महत्वपूर्ण योगदान था। अब इसकी आगे की चर्चा करें, जब हम इसकी आगे की बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो समान धार्मिक भावना के कारण उनमें जातीय एकता की अनुमति हुई। समान जो एक क्या था ना, समान एक धार्मिक भावना था। एक धार्मिक भावना का मतलब हो गया कि समान धर्म वाले जो भावना थे उनके कारण उसमें क्या हुआ कि जातीय एकता की अनुमति हुई। तो अगला याद रखिएगा कि समान धार्मिक होने के कारण समान जातीय की अनुमति हुई। ठीक है, क्या हुआ? समान धार्मिक होने के कारण समान जातियों की क्या हुआ? अनुमति होगा। इसकी आगे की चर्चा करें तो अगला पॉइंट आता है कि 18वीं शताब्दी के अंत में यूनान में वैदिक आंदोलन हुआ। वैदिक आंदोलन कब हुआ? 18वीं शताब्दी के अंत में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 18वीं शताब्दी के अंत में यूनान में कौन सा आंदोलन हुआ? वैदिक आंदोलन हुआ। कौन सा आंदोलन हुआ? वैदिक आंदोलन हुआ। वैदिक आंदोलन हुआ। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि किसके 18वीं शताब्दी के अंत में यूनान में एक वैदिक आंदोलन हुआ। वैदिक आंदोलन जो हुआ तो वहाँ के जो कुरैश नामक दार्शनिक ने यूनानियों में राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रचार किया। राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रचार किसने किया? तो कुरैश नामक एक क्या था? दार्शनिक था। याद रखिएगा इस नाम को, कुरैश नामक दार्शनिक ने यूनानियों में किसका? राष्ट्र प्रेम भावना का प्रचार किया। क्या किया? राष्ट्र प्रेम भावना का क्या आपका प्रचार किया। किसने किया? कुरैश नामक दार्शनिक ने राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रचार किया। इसके आगे बात करें तो एक व्यक्ति थे कॉन्स्टेंटाइन रिगास। क्या नाम था उसका? कॉन्स्टेंटाइन रिगास के नामक एक अन्य नेता ने गुप्त समाचारों का प्रकाशन कर यूनानियों में तुर्की से स्वतंत्र होने का भावना प्रज्वलित किया। अब बात करें तो ये क्या थे? कॉन्स्टेंटाइन रिगास नामक एक अन्य नेता थे। उन्होंने क्या किया? ये गुप्त समाचार पत्रों में प्रकाशन करके क्या किया? तुर्की में यूनानियों से
यूनानियों में तुर्की से स्वतंत्र होने का भावना को प्रज्वलित किया। किसने किया? क्या नाम था? कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन नामक एक नेता ने गुप्त समाचार पत्रों में प्रकाशन कर यूनानियों को क्या किया? गुप्त समाचार पत्र यूनानियों में तुर्की से किससे? तुर्की से। यूनानियों में तुर्की से क्या किया? स्वतंत्र होने की भावना प्रज्वलित की। तुर्की से स्वतंत्र होने की भावना प्रज्वलित की। ठीक है, किसने किया? कॉन्स्टेंटाइन नामक एक नेता थे जो गुप्त समाचार से जो प्रकाशन किया गुप्त समाचार पत्रों पे, यानी कि उस पे छपवा कर आपको प्रकाशन कर यूनानियों के तुर्की स्वतंत्र होने की भावना को क्या किया? प्रज्वलित किया। तो इसके आगे की बात करें तो यूनानियों में स्वतंत्रता की भावना जगाने का एक कारण ये भी था। जो यूनानी थे ना, उसमें एक स्वतंत्रता की भावना जगाने का कारण एक यही था, जो गुप्त समाचार पत्र। याद रखिएगा कि आपको यूनानियों में स्वतंत्रता की भावना जगाने का एक कारण ये भी था। ठीक है, क्या था? एक कारण आपका ये भी था। क्या था? आपको गुप्त समाचार पत्रों से प्रकाशन करके, ठीक है, उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता, यूनानियों के पास क्या था ना कि एक धार्मिक स्वतंत्रता थी। याद रखिए कि उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता थी। क्या था? उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता थी। कौन सी स्वतंत्रता थी? धार्मिक स्वतंत्रता थी। किन्हें? यूनानियों के। तो इसके आगे की बात करें तो प्रशासन में उन्हें उच्च पद प्राप्त थे। जो प्रशासन थे उनमें यूनानियों को क्या था? उच्च पद प्राप्त था। याद रखिएगा, छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको बहुत काम आएगा एग्जाम में। तो प्रशासन में उन्हें उच्च पद प्राप्त था। क्या था? उच्च पद। किसमें? प्रशासन में आपका उच्च पद प्राप्त था। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसकी आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, इसके आगे की बात करें तो जो यूनानी थे वो क्या था? आर्थिक दृष्टि से समृद्ध थे। क्या थे? वो आर्थिक दृष्टि से आपका क्या थे? समृद्ध थे। अब इसके आगे की पॉइंट करें तो यूनानियों में शक्तिशाली शिक्षित मध्यम वर्ग भी था जो राष्ट्रीयता भावना से प्रभावित था। एक यूनानियों में क्या था कि एक शिक्षित, शक्तिशाली और शिक्षित एक मध्यम वर्ग था जो क्या था? आपका राष्ट्रीयता की भावना से प्रभावित। तो ये पॉइंट याद करिएगा कि यूनानियों में एक शक्तिशाली, यूनानियों में एक शक्तिशाली और शिक्षित मध्यम वर्ग भी था। जो राष्ट्रीयता के
भावना से क्या था, राष्ट्रीयता की भावना से प्रभावित था। क्या था, राष्ट्रीयता की भावना से प्रभावित है। चलिए इसको समझते हैं। बात करें तो राष्ट्रीयता, राष्ट्रवादी भावना में विकास, आपकी बात करें तो पहली पॉइंट, अगला पॉइंट था कि मैं कि राष्ट्रवादी भावना में विकास का एक धर्म का भी क्या था, एक महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, उसके आगे की बात करें तो समान धर्म होने के कारण समान जातीय की अनुमति हुई। क्या हुआ, जब समान धर्म हुआ तो एक समान जाति की अनुमति दी गई। ठीक है, उसको समझ गए। अब देखिए 18वीं, अगला पॉइंट था कि 18वीं शताब्दी के अंत में यूनान में एक वैदिक आंदोलन हुआ। वैदिक आंदोलन कब हुआ, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूनान में आपका वैदिक आंदोलन कब हुआ, तो 18वीं शताब्दी के अंत में आपका वैदिक आंदोलन हुआ। ठीक है, उसके आगे की बात है तो क्रोइंस नामक दार्शनिक ने यूनान में राष्ट्र प्रेम की भावना को प्रचार किया। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो यूनान में राष्ट्र प्रेम की भावना को किसने प्रचार किया तो क्रोइंस नामक दार्शनिक ने आपके राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रचार किया। ठीक है, उसके आगे की बात करें तो कॉन्स्टेंटाइन नामक एक नेता ने गुप्त समाचार पत्रों में प्रकाशन कर यूनानियों की तुर्की से स्वतंत्रता होने की एक भावना का प्रज्वलित किया। ठीक है, ये कौन व्यक्ति थे, कॉन्स्टेंटाइन नामक एक नेता थे जो गुप्त समाचार में एक प्रकाशन को प्रकाशित करके यूनानियों में एक राष्ट्रीय भावना को क्या क्या, तुर्की से स्वतंत्र होने की भावना को प्रभावित किया। और यूनानियों में स्वतंत्र होने की भावना के जागने का एक कारण ये भी था। वो कारण क्या था, गुप्त समाचार पत्र। व्यक्ति का नाम क्या था, कॉन्स्टेंटाइन नामक। ठीक है, अगर उसके बाद करें तो यूनान जो थे उन्हें धार्मिक की स्वतंत्रता थी। किसकी स्वतंत्रता थी, धार्मिक की स्वतंत्रता थी। ठीक है, अब उसकी आगे की बात करें तो प्रशासन में भी उन्हें उच्च पद प्राप्त था। किसको, यूनानियों को प्रशासन में भी आपको उच्च पद प्राप्त दिया गया था। उसकी आगे की बात करें तो आर्थिक दृष्टि से क्या थे, वो एक समृद्ध थे। यूनानी जो थे क्या थे, वो आर्थिक दृष्टि से आपका समृद्ध थे। ठीक है, और उसके आगे की बात करें तो यूनानियों में एक शक्तिशाली शिक्षित मध्यम वर्ग भी था जो राष्ट्रीयता भावना को प्रभावित था। क्या था, राष्ट्रीयता भावना से आपका प्रभावित था। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके अगले वाले पॉइंट की चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे की बात करते हैं। चलिए देखिए आगे की बात करें तो अगला पॉइंट मेरा है, इसी में स्वतंत्रता संग्राम के कारण के पे अभी चर्चा कर रहे हैं। इसका कहेंगे थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो 2-4 पॉइंट और बचे हुए हैं इसमें। तो इसकी बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति में यूनान में भी इटली के समान एक गुप्त क्रांतिकारी समिति गठित की गई थी। जो इटली के बात करें तो इटली में हम लोगों ने पढ़ा था एक गुप्त क्रांतिकारी समिति गठित की गई थी। सेम उसी तरह आपको इस स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए यूनान में भी बात करें तो यहाँ पर लिखिएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इटली की तरह यूनान में भी गुप्त क्रांतिकारी समिति गठित की गई। क्या किया गया, एक गुप्त समिति किसके समान, इटली के समान आपको यहाँ पे यूनान में भी गुप्त क्रांतिकारी समिति की गठित की गई। ठीक है, आपके बात करें इसके अगले पॉइंट की तो ओडेसा में गठित हिटोरिया फिल नामक एक
संस्था थी। क्या था? हिटोरिया फील्ड नामक। ये याद रखिएगा ये पॉइंट कि ओडेसा में आपको कहाँ पे? ओडेसा में। ओडेसा में किस नाम के? ओडेसा में स्थापित हिटोरिया फील्ड। ओडेसा में स्थापित विक्टोरिया फिल्क नामक संस्था थी। क्या नाम का संस्था था? विक्टोरिया फिल्क नामक संस्था थी। ठीक है, कौन सा? विक्टोरिया फिल्क नामक ओडिशा में आपका एक संस्था थी। ठीक है, अब इसके अगले के पॉइंट करें। इसका उद्देश्य जो विक्टोरिया फिल्क नामक जो संस्था थी उसका आपका उद्देश्य था कि बाल्कन क्षेत्र में, जो यहाँ का एक क्षेत्र था जिसका नाम था बाल्कन क्षेत्र में तुर्की का शासन जो था समाप्त करना था। जो विक्टोरिया फील्ड नामक एक संस्था थी, इसका उद्देश्य था कि बाल्कन क्षेत्र में, आप इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था, शुरू से लिख लेते हैं, इसका उद्देश्य था कि बाल्कन क्षेत्र में, इसका उद्देश्य था कहां पे? बाल्कन क्षेत्र में बाल्कन क्षेत्र से तुर्की का शासन, बाल्कन क्षेत्र से तुर्की का शासन समाप्त करना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? विक्टोरिया फिल्क नामक एक संस्था थी जो बाल्कन के जो एक क्षेत्र था वहां पे बाल्कन जो क्षेत्र था वहां तुर्की का शासन था, उसको क्या करना? उसको समाप्त करना था। इस संस्था की सदस्य की संख्या हजारों में थी। बात करें जो विक्टोरिया फिल्क नामक संस्था थी, इसकी सदस्यों की संख्या कितनी थी भैया? इसके सदस्यों की संख्या थी हजारों में थी। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विक्टोरिया फिल्क नामक जो संस्था थी उसकी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो हजारों में थी। ठीक है, तो इसकी बात करें तो इसकी सदस्यों की संख्या हजारों में थी। क्या था? इसकी सदस्यों की संख्या क्या थी? हजारों में थी। देखिए, अब इसको समझते हैं। यहाँ पर आपका स्वतंत्रता संग्राम के जो कारण था यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसके आगे चर्चा करेंगे विद्रोह का आरंभ एवं स्वरूप। तो अब इसकी बात करते हैं, इसको समझते हैं। पहला पॉइंट था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इटली में यूनान जो स्वतंत्रता चाहता था उसकी प्राप्ति के लिए इटली की तरह, जो इटली में पढ़े थे कि इटली की तरह यूनान में भी क्या किया गया? ये गुप्त क्रांतिकारी समिति गठित की गई। ठीक है, इसके बारे में समझ गए। अब इसके आगे था जो एक समिति गठित ओडेसा में। क्या था? ओडेसा में स्थापित विक्टोरिया फील्ड नामक एक संस्था थी। कहाँ पे? ओडेसा में। कौन से नाम क्या था? विक्टोरिया फील्ड नामक एक संस्था थी। ठीक है, अब इस विक्टोरिया फील्ड नामक जो संस्था थी इसका उद्देश्य था कि बाल्कन क्षेत्र में तुर्की का शासन समाप्त करना। जो बाल्कन का जो इसका क्षेत्र था वहां पे क्या था? तुर्की का शासन था। ठीक है, उसको क्या करना? समाप्त करना। उसके आगे की बात करें तो इसकी सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसकी सदस्यों की संख्या हजारों में थी। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे चलते हैं विद्रोह का आरंभ एवं स्वरूप पे। चलिए, अब बात करते हैं विद्रोह का आरंभ एवं स्वरूप। विद्रोह का आरंभ एवं स्वरूप।
ठीक है, विद्रोह का आरंभ एवं स्वरूप। बात करें विद्रोह का आरंभ एवं स्वरूप की, तो 1821 में आपका अलेक्जेंडर हिप्लांटी के नेतृत्व में मेल्डिया में, कहाँ पे, मेल्डिलिया में एक विद्रोह शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1821 में। किसके नेतृत्व में? अलेक्जेंडर हिप्सलांटी के नेतृत्व में। तो आपको बताएं, जो पहला पॉइंट है, तो 1821 में अलेक्जेंडर 1821 में अलेक्जेंडर नामक अलेक्जेंडर हिप्लैंटी, अलेक्जेंडर क्या था? हिप्लैंटी के नाम पे अलेक्जेंडर हिप्लांटी के नेतृत्व में एक क्या हुआ? मेल्डिया में एक विद्रोह शुरू हुआ। कौन सा विद्रोह शुरू हुआ आपका? यहाँ अलेक्जेंडर गलत लिखा गया भाई, अलेक्जेंडर नामक क्या था? अलेक्जेंडर नामक अलेक्जेंडर हिप्लांटी क्या था? अलेक्जेंडर हिप्लांटी। कौन सा था? अलेक्जेंडर हिप्लांटी के हिप्सलांटी। भाई कैसा कैसा नाम है यार। हिप्लांटी के नेतृत्व में एक विद्रोह आरंभ हुआ। क्या हुआ? विद्रोह आरंभ हुआ। भाई थोड़ा बहुत मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, इसके लिए क्षमा मांगता हूँ, ठीक है। तो कभी कभी थोड़ा मिस्टेक हो जाता है लिखने में, या कभी माइंड दूसरे तरफ पे दूसरा की सोच रहे थे, तो कभी कभी दिक्कत हो जाता है, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ, ठीक है। कहाँ पर विद्रोह शुरू हुआ? एक विद्रोह आरंभ हुआ। कहाँ पे हुआ? मोल्डेविया में। कहाँ पे हुआ? आपका मोल्डेलिया में। ये याद रखिए, कहाँ पर हुआ? आपका मोल्डेलिया में। मोल्डेलिया में क्या हुआ? एक किसके? अलेक्जेंडर हिप्लांटी के नेतृत्व में एक विद्रोह शुरू हुआ आपका मोल्डेलिया में। इससे भयभीत होकर, अब बात करें इसके अगले पॉइंट की, तो इससे भयभीत होकर मेटेरनिक ने रूस के सम्राट, जो जब ये विद्रोह शुरू हुआ तो इससे डर के मेटेरनिक ने रूस के सम्राट जार अलेक्जेंडर से क्या किया? जार अलेक्जेंडर पर यूनानियों विद्रोह को दबाने का दबाव डाला। क्या डाला? इससे भयभीत होकर किसने? मेटेरनिक ने। जब ये विद्रोह शुरू हुआ तो बात करें तो इसके भयभीत होकर मेटेरनिक ने, जो यूरोप का था और रूस के जो सम्राट थे, उनका नाम था जार अलेक्जेंडर। कौन थे? जार अलेक्जेंडर पर यूनानी विद्रोह को दबाने का दबाव डाला। जब इसके आगे की चर्चा करते हैं तो ये कोई लिखने वाली जरूरत नहीं थी, आप इतना समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। जार जो था, जार यूनानियों का समर्थक था। यहाँ पॉइंट आता है, देखिए यहाँ पॉइंट ये आता है कि मेटेरनिक ने किसको कहा? रूस के सम्राट जार अलेक्जेंडर को, कि जो यूनानी जो विद्रोह शुरू किए हैं उसको दबाने का दबाव डाला, तो उसको कैसे भी करके खत्म करो। लेकिन जार जो था यहाँ क्या था? आपका यूनानियों का समर्थक था। जार क्या था? आपका यूनानी का समर्थक था। जार यूनानियों का समर्थक था। लेकिन समर्थक तो था, किसका समर्थक था? यूनानियों का। कौन? जार अलेक्जेंडर। परंतु उस पर मेटरनिक का प्रभाव था। ये पॉइंट बनता है, समर्थक तो किसका था? यूनानी का, लेकिन इस पे जो प्रभाव था, परंतु इसी में लिखिएगा कि परंतु इस पर मेटरनिक का क्या था? आपका मेटरनिक का प्रभाव था। किस पे? जार पे। जब उसका प्रभाव था ना, तो इसीलिए रूस ने विद्रोह की सहायता नहीं की। क्या नहीं किया? इसीलिए जब पता था रूस किसका समर्थक था? यूनानी का। लेकिन यूनानियों पर जार किसका समर्थक था? यूनानियों का। अब
जार पर किसका प्रभाव था? मेटरनिक का। इसीलिए रूस ने विद्रोह की सहायता नहीं किया। क्या किया? इसीलिए रूस ने विद्रोहियों की सहायता नहीं की। क्या नहीं की? ये कह दिया कि भैया अब हमसे ना हो पाएगा, इसलिए ना हो पाएगा कि हम तो यूनानियों का समर्थक है। जब हम यूनानियों का समर्थक भी है और आपका प्रभाव भी है, तो मेटरनी को सीधे हाथ खड़ा कर दे कि भैया हमसे ना हो पाएगा, आप कर लो जो करना है सो। ठीक है। अब इसकी आगे की बात करें तो तुर्की के जो सुल्तान थे, सुल्तान ने सेना की सहायता से विद्रोह को क्या कर दिया? कुचल दिया। तुर्की के जो सुल्तान थे, कौन था? तुर्की के सुल्तान ने सेना की सहायता से कुचल दिया। क्या किया? सेना की सहायता से विद्रोह को कुचल दिया। लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। क्या किया? विद्रोह को कुचल दिया। किसने? तुर्की ने। तुर्की के सुल्तान ने। जब इसने जान अलेक्जेंडर ने कहा दिया कि भैया हमसे ना हो पाएगा क्योंकि हम तो है यूनानियों का समर्थक, लेकिन आपका मेरे पे प्रभाव, तो मेटरनिक ने क्या किया? तुर्की के सुल्तान से गया, बोला कि तुर्की के सुल्तान से इसकी दोस्ती हो गई। तो इसने कहा, तुर्की सुल्तान ने क्या किया कि सेना का सहायता लिया, इस विद्रोह को खत्म कर दिया। जब ये विद्रोह खत्म कर दिया तो हिप्सलांटी के गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया। हिप्सलांटी कौन थे? इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो जब ये विद्रोह कुचल दिया तो हिप्सलांटी को जेल भेज दिया गया। क्या किया गया? जेल भेज दिया गया। किसको? हिप्सलांटी को। कहा? जेल भेज दिया गया जब विद्रोह को कुचल दिया गया। ठीक है। अब इसके आगे बात करें, विद्रोह की विफलता से यूनानी हताश नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ? विद्रोह को खत्म हो गया, लेकिन विद्रोह की हार से क्या हुआ? यूनानी हताश नहीं हुआ, डरा नहीं। सबसे पहली बात क्या हुआ? उन लोगों ने क्या किया? इस संघर्ष को जारी रखा। हिप्सलांटी गिरफ्तार होने के बाद भी यूनानियों ने उस संघर्ष को क्या किया? जारी रखा। और मोरिया द्वीप में दूसरा व्यापक विद्रोह हुआ। कहाँ हुआ? और दूसरा व्यापक जो विद्रोह हुआ, पहला तो हो गया, खत्म हो गया, लेकिन दूसरा जो हुआ मोरिया द्वीप में दूसरा व्यापक विद्रोह हुआ। इस जगह को याद रखिए कि मोरिया द्वीप में दूसरा विद्रोह हुआ। यहाँ पे मोरिया द्वीप में आपका क्या हुआ? दूसरा विद्रोह आपको शुरू हुआ। जब दूसरा विद्रोह आपको शुरू हुआ तो विद्रोहियों को यूरोप के अन्य देशों से सहायता मिली। जब ये मोरिया द्वीप में दूसरा विद्रोह जब शुरू हुआ तो विद्रोहियों को यूरोप के अन्य देशों से भी सहायता मिली। सबसे पहली बात करें तो कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन बताकर राष्ट्रवादी के लिए समर्थन जुटाया। बात करें तो किसने? कवियों और कलाकारों ने। इसको याद रखिए कि कवियों और कलाकारों ने यूनान को आपको क्या किया? यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन बताकर राष्ट्रवादी के लिए समर्थन जुटाया। किसी के लिए? राष्ट्रवादियों के लिए समर्थन जुटाया।
जुटाया। किसने? कवियों और कलाकारों ने क्या किया? राष्ट्रवादी यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन कर राष्ट्रवादी के लिए समर्थन जुटाया। इसके आगे की बात करें तो विख्यात अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने यूनानियों की धन से सहायता की तथा स्वयं भी युद्ध में भाग लेने पहुंचे। क्या हुआ? विख्यात अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने, किसने? विख्यात अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने यूनानियों को धन से सहायता की। बायरन ने यूनानियों को धन से सहायता की तथा खुद स्वयं लिखिए अच्छा रहेगा, तथा स्वयं युद्ध के लिए पहुंचे, युद्ध में भाग लेने पहुंचे, तथा स्वयं क्या हुआ? युद्ध में भाग लेने पहुंचे। ठीक है, अब इसके आगे की बात करें, वही 1824 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसकी? आपको अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन की। तो वहीं 1824 में इनकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? लॉर्ड बायरन की, जो कवि थे, जो आपको यूनानियों की धन से सहायता किए थे और वो खुद युद्ध में भाग लेने पहुंचे थे। उनकी मृत्यु कब हो गई? लॉर्ड बायरन की आपको 1824 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन तुर्की के सुल्तान मोहम्मद द्वितीय ने मोरिया विद्रोह का धार्मिक स्वरूप प्रदान किया। क्या किया? कौन धार्मिक स्वरूप किसका कौन प्रदान किया? आपको तुर्की के सुल्तान मोहम्मद द्वितीय ने। किसने? इसको पहले इसको समझ लेते हैं, इसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। तो इसको समझते हैं। देखिए, विद्रोह का आरंभ एवं स्वरूप। ठीक है, अब विद्रोह का जो आरंभ और स्वरूप हुआ था 1821 में, किसके नेतृत्व में? 1821 में अलेक्जेंडर हिप्लांटी के नेतृत्व में एक विद्रोह आरंभ हुआ था। कहाँ आरंभ हुआ था? मालडेलिया में। जगह का नाम क्या है? आपका मालडेलिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? जार यूनानियों का समर्थक था, परंतु इस पर मेटरनी का प्रभाव था। अब क्या हुआ ना कि जब ये अलेक्जेंडर हिप्लांटी जो थे, उन्होंने जब विद्रोह आरंभ किया तो मेटरनी गए। मेटरनी कहाँ गया? जार अलेक्जेंडर के पास। जार अलेक्जेंडर के पास इसलिए गया कि भैया मेटरनी ने बोला जार को कि इस जो विद्रोह शुरू हुआ है इसको दबाओ, इसको खत्म करने का प्रयास को। लेकिन वहां पर बात निकल के क्या आई कि जार जो थे वो क्या थे? यूनानियों का समर्थक था। जार क्या था? यूनानियों का समर्थक था। यूनानियों ने विद्रोह शुरू किया था और जार पर जो था मेटरनी का प्रभाव था। क्या था? मेटरनी का प्रभाव था। इसीलिए क्या किया जार ने? इसीलिए रूस ने विद्रोहियों की सहायता नहीं की। जार अलेक्जेंडर ने बोल दिया कि भैया हमसे न हो पाएगा, हम इसका समर्थक है, तुम्हारा मेरे पे प्रभाव है तो हमसे ना कर पाएंगे, हम पीछे हट जाते हैं। तो इसने पीछे हट गया। लेकिन तुर्की के सुल्तान की सहायता से आपको मेटरनी ने सेना की सहायता से विद्रोह को कुचल दिया। कुचल देने के बाद, जब विद्रोह को कुचल दिया, उसके बाद हिप्लांटी को क्या किया गया? आपका जेल भेजा गया। लेकिन जब जेल भेजा गया तभी भी यूनानियों यहाँ पे क्या हुए? हताश नहीं हुए, डर नहीं। उसने ये विद्रोह के संघर्षों को क्या किया गया? जारी रखा। तो मोरिया द्वीप के दूसरा विद्रोह शुरू हुआ। कहाँ पे दूसरा विद्रोह शुरू हुआ? आपका मोरिया द्वीप में। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही आराम से बता रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक एक पॉइंट बताया हूँ, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है यूरोप में राष्ट्रवाद जिसने हमने छोड़ा है, एक भी नहीं छोड़ा हूँ। मुझे लिख के बताने का एक ही मतलब है कि आपको बेहतर समझ में आए। नहीं तो मैं यहाँ पे लिख सकता था कि हाँ 1821 में आपका क्या हुआ? अलेक्जेंडर हिप्लांटी थे, आए और कहाँ पर विद्रोह हुआ था? मालडेलिया में। इस तरह से ही बता सकता हूँ, लेकिन इस तरह से बताने से कोई फायदा ही नहीं है। समझे तो एक बार समझे। ठीक है, तो बात करते कहाँ पे दूसरा विद्रोह शुरू हुआ था? आपका मोरिया द्वीप पर। ठीक है, अब मोरिया द्वीप पर जब विद्रोह शुरू हुआ तो कवियों और कलाकारों ने
किसने? कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन बताकर आपको राष्ट्रवादी के लिए समर्थन जुटाया। किसने जुटाया? राष्ट्रवादी के लिए समर्थन जुटाया। अब आगे बात करें तो यहाँ पे विख्यात अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने यूनानियों की किससे सहायता की? धन से सहायता की। समझ गए? किससे सहायता की? किसने किया? अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने। ठीक है, और स्वयं युद्ध में भाग लेने पहुंच गए। ठीक है, लेकिन उनकी मृत्यु 1824 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे की चर्चा करते हैं। इसके आगे की बात करते हैं। अब आगे क्या हुआ कि जो तुर्की के सुल्तान मोहम्मद द्वितीय ने मोरिया के विद्रोह को धार्मिक स्वरूप प्रदान किया। कौन ने? तुर्की के सुल्तान मोहम्मद द्वितीय ने तुर्की के सुल्तान आपको किसने? मोहम्मद द्वितीय ने मोरिया विद्रोह को धार्मिक स्वरूप बताया है। क्या बताया है? धार्मिक स्वरूप किसने बताया है? तुर्की के सुल्तान मोहम्मद द्वितीय ने आपको किसने? मोरिया के विद्रोह को धार्मिक स्वरूप बताया। बात करें तो इसने इस्लाम की रक्षा के लिए मुसलमानों का आह्वान किया। किसने? आपके मोहम्मद द्वितीय ने। इसने इस्लाम की रक्षा के लिए मुसलमानों का आह्वान किया। की रक्षा के लिए मुसलमानों का आह्वान किया। समझ गए? इसने मुसलमानों का आह्वान किया। किसने? मोहम्मद द्वितीय ने। और सेना की सहायता से यूनानियों पर आक्रमण किया। अब बात करें तो यूनानियों पर आक्रमण किसके? सेना की सहायता से। यूनानियों पर आक्रमण किया। ठीक है, क्या किया? सेना की सहायता से यूनानियों पर आक्रमण किया। ठीक है, और 1822 में लगभग 20,000 यूनानियों की मौत को घाट उठा दिया गया। यानी कि 1822 में लगभग आपको 1822 में लगभग 20,000 यूनानियों को मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, इस चीजों को समझ गए। देखिए, इसके बाद तुर्की के सुल्तान मोहम्मद द्वितीय ने मोरिया विद्रोह जो शुरू हुआ था उसको क्या बताया था? धार्मिक स्वरूप बताया था। ठीक है, और इसने क्या किया कि इसने इस्लाम की रक्षा के लिए मुसलमानों का आह्वान किया। किसने? मोहम्मद आपके द्वितीय ने। ठीक है, और उसके बाद क्या किया? इसने सेना की सहायता से आपको यूनानियों पर आक्रमण किया। और
जब यह आक्रमण किया तो 1822 में लगभग 20,000 यूनानियों को इसने मौत के घाट उतार दिया। तो इसमें बहुत सारी कहानियां भी बची है, बहुत सारा ट्विस्ट है। एक सस्पेंस छोड़ के जाता हूँ, इसके आगे क्या हुआ था आप सोच के बताइएगा कि इसके आगे हुआ क्या था, ठीक है। अब क्योंकि मैं यहाँ पर इसलिए छोड़ रहा हूँ कि जो इसका विद्रोह का आरंभ जो स्वरूप है ना, ये बहुत लंबी कहानी है, ठीक है। एक कहानी के तौर पर अगर हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे ना तो बेहतर समझ में आएगा, और क्योंकि कहानी की तरह समझेंगे तो याद भी ज़्यादा होगा। जैसे हम लोग मूवी देखते हैं, बार बार मैं अपनी वीडियो में कहता हूँ कि जब भी जीएस या हिस्ट्री की किसी कोई भी पढ़े तो इस चीज़ों को एक फिगर की तरह माइंड में चलना चाहिए कि हाँ जब वो लाइन पढ़े तो हाँ ये ऐसे हुआ होगा या ऐसे हुआ होगा, एक फिगर चलनी चाहिए दिमाग में, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा, ठीक है। तो बात करें, कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि मनीष कश्यप के बारे में कुछ क्लियर। पहली बात की क्या है ना कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, ठीक है। और न्यायालय पर पूरा भरोसा है, वो जो करेंगे सही करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। बस लास्ट में यही कहूँगा कि समझने वाले होंगे तो समझ जाएंगे कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।